तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम जो है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि यूनिट 2 है, इसका आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिस्कस किए, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। उसके हवाले से हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो ये सारी सर चीज़ें आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो हो सकता है आप लोगों की हाँ सिग्नल्स का मसला हो। यहाँ पर तो मेरे सिग्नल्स पूरे हैं, बिल्कुल 100% है। ओके जी। सो हम आयुपेक सिस्टम से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ आयुपेक सिस्टम? आयुपेक सिस्टम क्या है? आयुपेक सिस्टम के हवाले से जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आयुपेक सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों आए, ठीक है, और आयुपेक सिस्टम की डिस्कवरी कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर के हवाले से। व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर जो है ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। किस चीज़ का? नेमिंग अ कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये असल में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स को क्या करते हैं? नेमिंग देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मज़ीद आगे देखें तो कहते हैं कि एट द बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईच न्यू कंपाउंड वाज गिवन एन इंडिविजुअल नेम. This name was based on its source property after the name of the discoverer on the basis of history and method of preparation. तो जैसे ही टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर होते गए, तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है एक अलग नाम दिया जाता था। और इस नाम की जो बुनियाद हुआ करती थी, तो ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स की बुनियाद पर उसको नाम दिया जाता था कि किस चीज़ से जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यह डिस्कवर हुआ है, या किस शख्स ने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर किया है, या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री क्या है, इसके बनाने का मेथड क्या है। तो इन सोर्सेस को बेस बनाकर इन कंपाउंड्स को क्या करते थे? नेम दिया करते थे। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया गया है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड में जो फार्मिका है, ये एक लेटिन वर्ड है। फार्मिका से क्या मुराद है? फार्मिका से मुराद रेड आंट्स, मतलब जो सुर्ख चूंटियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये फार्मिक एसिड जो है उससे लिया गया है, तो इस वजह से इसको जो है फार्मिक एसिड का नाम दिया गया है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड को अगर आप देखें, तो लैक्टिक एसिड में हमारे साथ लैक्टिक ये लैटिन वर्ड है, जो जिसका मतलब क्या है? फर्मेंटेड मिल्क। तो इस वजह से इसको लैक्टिक एसिड का नाम दिया गया है, ठीक है। तो मतलब मेरी बात का ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ करते थे, तो उसको जो नाम दिया करते थे, तो वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के बेस पर उसको नाम दिया करते थे, या उसकी प्रॉपर्टीज़ के नाम बेस पर उसको नाम दिया करते थे, या जो शख्स उसको डिस्कवर करता था, तो उसके नाम का कुछ हिस्सा लेकर उसके बेस पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया करते थे। सो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि वक्तन फ़वक्तन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर होते गए, ठीक है। और इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है उसमें वक्तन फ़वक्तन इजाफा होता गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर केमिस्ट लोगों के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना उसके बेस पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर केमिस्ट जितने भी हैं उन्होंने ये सोचा कि हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए, जिसके ज़रिए हम आसानी से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सके। सो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या किया? ऐसे सिचुएशन में उन्होंने फिर 1889 में उन्होंने एक इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने तरतीब दिया, जिसमें जी जी
to give names to a large numbers of organic compounds. Moreover, trivial names do not give any information about the structure of an organic compound. कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में इजाफा होता गया, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और इसके साथ साथ जो पुराने तरीके के ज़रिए नेम्स दिया करते थे, तो उसमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के हवाले से नहीं हुआ करती थी। सो इस वजह से देयर फॉर नीड वाज फिल्ड टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सिस्टमेटिक वे। तो इस वजह से जितने भी केमिस्ट हैं, ठीक है, उनको ये महसूस हुआ, उनको ये ज़रूरत पेश आई कि हमें एक प्रॉपर तरीका जो है वो फाइंड आउट करना चाहिए, जिसके ज़रिए हम आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दे सके, और वो नेम जो है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देती हो। सो इसके लिए 1889 में एक इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाया गया, ठीक है, मुनक्कद किया गया, जिसमें सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से बात की गई कि हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक प्रॉपर तरीके से नेम्स दे सकते हैं। इसके बाद 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर केमिस्ट्री ने जो है इस इस कॉन्फ्रेंस को मज़ीद मॉडिफाई किया, ठीक है, मज़ीद इसको मॉडिफाई किया, और इसके लिए जो है एक लीगल रूल्स जो है वो मुतारिफ कराए कि इन रूल्स के बेस पर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आयुपेक जो है ये जो कि जिसकी एब्रीवेशन क्या है, आयुपेक की एब्रीवेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्दर मॉडिफाइड दिस रिपोर्ट, इन्होंने मज़ीद इस रिपोर्ट को 1947 में क्या किया, मॉडिफाई किया, एडवांस किया। और इसी तरह से हमारे साथ जो मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट आयुपेक सिस्टम का मौजूद है, तो वो 1979 से जो है पब्लिश हुआ है, जिसको अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू आयुपेक प्रिंसिपल्स के मुताबिक हर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ नेमिंग्स हम उसके लिए वो अरेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है नॉर्मल अल्केन्स। नॉर्मल अल्केन्स क्या है, नॉर्मल अल्केन्स आपके साथ जो स्ट्रेट चेंज अल्केन्स होते हैं, जो कि सीधा सिर्फ स्ट्रेट चेंज पर मुश्तमिल होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के जो अल्केन्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल अल्केन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल अल्केन्स कहते हैं। आर कॉल्ड नॉर्मल अल्केन्स। प्रीफिक्स एन is used before name of those alkanes in which all carbon atom in one continuous chain। तो इसी तरह से इस तरह के जो नॉर्मल अल्केन्स होते हैं, तो इनका जो पेरेंटल नेम होता है, तो उससे पहले हम एन जो है ये क्या करते हैं, लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये अल्केन हमारे साथ क्या है, ये अल्केन हमारे साथ नॉर्मल अल्केन है। सही है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। ओके जी, नींद ये बहुत आ रही है आइसो, लेकिन समझ आ रही है सर। अच्छा, यस सर आ रही है। ठीक ठीक, ये जी जी आइसो सर। अल्केन है। ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि आइसो अल्केन्स ये हमारे साथ वो अल्केन्स होते हैं जिसकी हमारे साथ जो चेन होता है उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पर हमारे साथ अगर एक ब्रांच अटैच हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आइसो अल्केन कहेंगे, ठीक है। अल्केन्स हैविंग वन ब्रांच ऑन द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द बेसिक नॉर्मल चेन इज कॉल्ड आइसो अल्केन। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ सेकेंड लास्ट कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये एक ब्रांच अटैच है, तो इस वजह से इसको हम आइसो अल्केन कहेंगे। इसी तरह से अगर हमारे साथ एक अल्केन हो, नॉर्मल बेसिक नॉर्मल चेन हो, और उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो ब्रांचेस अटैच हो, जैसे कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ऐसे नॉर्मल चेन अल्केन्स को हम क्या कहेंगे, फिर न्यू अल्केन्स कहेंगे, ठीक है, न्यू अल्केन्स कहेंगे। तो ये आप लोगों को ये डिफरेंस जो है मालूम होनी चाहिए, और इसमें जो है आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। न्यू अल्केन्स क्या है, अल्केन्स इन विच द नॉर्मल बेसिक कार्बन चेन हैव टू methyl group at the second last carbon atoms are called new alkanes। वही बात है कि ये हमारे साथ वो अल्केन्स होते हैं जिसके
सेकेंड लास्ट कार्बन पर हमारे साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो ऐसे अल्केन्स को हम न्यू अल्केन्स कहेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम प्रीफिक्स न्यू जो है उस अल्केन के पेरेंटल नेम से पहले लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, न्यू पेंटेन। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यू अल्केन्स कहते हैं। समझ आ गई? जी सर। वेरी गुड। यस सर। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने आयुपेक सिस्टम के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इसके हवाले से हमने बात की थी, ठीक है, कि हमारे साथ आयुपेक सिस्टम में जो हमारे साथ मेन चेन होता है, ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको बना के दे रहा हूँ, 4 कार्बन पर मुश्तमिल ये हमारे साथ मेन चेन है, ठीक है। तो इसका जो पेरेंटल नेम होता है, ठीक है, इसका जो नेम होता है इसको हम रूट नेम भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम स्केलेटन नेम भी कह सकते हैं या इसको आप स्टेम नेम भी कह सकते हैं, सही है, जिसमें हमारे साथ जो मेन कार्बन्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो रूट या स्टेम रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द बेसिक कार्बन स्केलेटन। जो बेसिक कार्बन स्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें कार्बन की जो तादाद है उसको रिप्रेजेंट करती है कौन, रूट या स्केलेटन या स्टेम, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टर्म है उसको हम सफिक्स कहते हैं। इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ द नेम इज कॉल्ड सफिक्स, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स ये हमारे साथ एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर पर मुश्तमिल वर्ड होते हैं जो कि हम जो पेरेंटल नेम होते हैं उसके लास्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर अल्केन की हम बात करें तो अल्केन्स का सुफिक्स क्या है, अल्केन्स का जो सुफिक्स है ये आपके पास ANE आता है, ठीक है, ANE। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सुफिक्स कहलाता है। इसी तरह से अल्कीन की सुफिक्स क्या है, अल्कीन का जो सुफिक्स है वो आपके पास EN ई आता है, ठीक है। इसी तरह से अल्काइन का सुफिक्स क्या है, अल्काइन का सुफिक्स जो है वो आपके पास YNE आता है, जैसे कि अल्काइन, सही है। तो जो लास्ट में हमारे साथ वर्ड आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सफिक्स कहते हैं, सही है। सफिक्स जो है ये किसी भी कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करता है, सही है, जैसे कि ANE अल्केन्स के लिए, ENE ये अल्कीन्स के लिए और अल्काइंस के लिए YNE, ठीक है। सो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं इनफिक्स की तरफ। इनफिक्स क्या है, इनफिक्स से मुराद क्या है, इनफिक्स से मुराद कॉमाज है और हाइफन है। हाइफन मीन डेश, ठीक है, जो कि हम डिजिट्स के दरमियान यूज़ करते हैं, और कॉमा जो है ये डिजिट और वर्ड के दरमियान यूज़ करते हैं, सही है। ऑलरेडी हमने कल की क्लास में इसको पढ़ा था, आज हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट किसे कहते हैं, सब्सटीट्यूएंट से मुराद ये ब्रांच होता है, ठीक है, जो कि मेन चेन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो इसको हम सब्सटीट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट इज अ ग्रुप और एटम अटैच टू द मेन चेन इन प्लेस ऑफ और मोर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट ये हमारे साथ ग्रुप भी हो सकता है या एटम भी हो सकता है जो कि मेन कार्बन चेन के साथ क्या होता है, अटैच हुआ होता है, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट आर एडेड इन द बिगनिंग ऑफ द नेम। सब्सटीट्यूएंट जब भी हमारे साथ ब्रांच के साथ अटैच हो तो इसको हम जो पेरेंटल नेम होता है उससे पहले जो है इसको हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, और मेंशन करने का तरीका क्या है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं आयुपेक रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आज हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहला रूल आयुपेक ने क्या बताया है अल्केन्स को नेम देने के लिए, तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, देखना है कि कौन सा आपके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, तो उसको आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है किस चीज़ के लिए,
पेरेंट नेम के लिए, रूट के लिए, स्टेम नेम देने के लिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा रूल इसका ये है कि नंबर द कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम दैट साइड सच दैट लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट। कहते हैं कि जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर इसकी जो नंबरिंग करनी है कार्बन को, जब आप काउंट लोएस्ट करते नंबर से हैं तो आपने उस साइड से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड के करीब आपके पास क्या लोएस्ट हो, नंबर ब्रांच होते हैं। अटैच हो, ठीक है। तो उस साइड से आपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक मिसाल के तौर पर ये मैंने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अगर आपके पास जो है ब्रांच जो है कार्बन नंबर 4 पर अटैच हो, ठीक है, यहाँ पर अटैच हो कार्बन नंबर 4 पर, यहाँ पर अटैच हो ब्रांच, ठीक है। मिसाल के तौर पर अल्काइल ग्रुप जो है ये अटैच है CH3। तो फिर आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है, यहाँ से 1 2 3 और 4 फिर यहाँ आएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है अल्काइल ग्रुप कहाँ पर अटैच हो, अल्काइल ग्रुप जो है ये राइट साइड के करीब अटैच हो, ठीक है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ये 1 फर्स्ट 2 से बिल्कुल 3 फर्स्ट 4। राइट सही है, समझ आ गई इस रूल की? राइट साइड। जी सर, जी ये सर। समझ ओके जी, आती है इसकी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में कहते हैं कि द नेम ऑफ द ब्रांच चेन अल्केन इज अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन, ठीक है। तो हमारे साथ जो ब्रांच चेन अल्केन होता है, ठीक है, तो उसका नेम हम किसके बेस पर देंगे, वो नेम जो है हमारे साथ लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन के मुताबिक होंगी, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेलेक्टेड चेन के मुताबिक होंगी। सही है। शिकार फोड़ के रखे जने। अच्छा जी, फिर हमारे साथ रूल नंबर 4 है, इसमें कहते हैं द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विच इज एन अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ लोकेटर नंबर। नेम ऑफ द substituent along with its position is indicated by the number of carbon atom to which it is attached is used as a prefix before the parent name, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच हुआ होता है तो उसको जब हम नेमिंग देंगे तो उस चेन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उसको एज अ प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये है कि हमारे साथ जो ब्रांच अटैच हुआ होता है लॉन्गेस्ट चेन के साथ, तो उस ब्रांच को जो है हम इस लॉन्गेस्ट चेन का जो पेरेंटल नेम होता है या जो स्टेम नेम होता है उससे हम पहले लिखेंगे। जैसे सर कि म्यूट कर देंगे। काइंडली हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को फिर जो स्टेम नेम है उससे हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मिथाइल में हमारे साथ अटैच है, ठीक है, मिथाइल अटैच है और 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मिथाइल को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मिथाइल ब्रांच है और फिर हम पेरेंटल नेम को देंगे मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल अटैच है तो 2 मिथाइल और फिर क्या करेंगे, ब्यूटेन देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने नेम देना है इसको। सही है, समझ आ गई? सर ये लोकेटर नेम नंबर क्या है, लोकेटर लोकेटर नंबर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन नंबर 2 पर हमारे साथ ब्रांच अटैच है ना, तो उस लोकेटर नंबर को भी हम क्या करेंगे, नेमिंग के दौरान रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि 2 मिथाइल और फिर हम क्या करेंगे, ब्यूटेन। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये 2 जो है ये आपके पास लोकेटर है, ये आपको ये इंफॉर्मेशन देती है कि जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 पर अटैच है। तो इस वजह से इसको लोकेटर का वर्ड जो है इसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर। सही है। जी सर। अच्छा जी, जी सर। मज़ीद जो अगला रूल है वो आपको ये बताती है कि when different type of alkyl groups are present, they are arranged in alphabetical order. That is, ethyl is called before methyl, keeping in mind that prefixes di, tri and tetra do not affect the alphabetical order. कहते हैं कि आपके पास एक longest chain है, ठीक है, आपके पास
एक लॉन्गेस्ट चेन है, सही है, एक लॉन्गेस्ट चेन है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास ब्यूटेन है, 4 कार्बन पर मुश्तमिल एक लॉन्गेस्ट चेन है। कहते हैं कि अगर इस चेन में आपके पास 2 मुख्तलिफ किस्म के क्या हो, ग्रुप अटैच हो, अल्काइल ग्रुप। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मीथाइल है, ठीक है, CH3 है, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है आपके पास क्या है, इथाइल है, ठीक है, इथाइल है। सो आपने क्या करना है, आप जब नेमिंग देंगे तो आप मिथाइल को पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इथाइल को पहले लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो ई जो है ये एम से पहले आता है। तो इस वजह से हम इथाइल को पहले मेंशन करेंगे और इसके बाद मिथाइल को मेंशन करेंगे, और फिर वही पेरेंटल नेम होगा जो कि हमारे साथ क्या होगा, ब्यूटेन होगा, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से करते हैं तो भी ठीक है, यहाँ पर जिस साइड से भी करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, कोई गलती नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, 3 इथाइल, सही है, 3 इथाइल, फिर आपके पास कॉमा आएगा 2 मिथाइल, और फिर क्या आएगा, ब्यूटेन, सही है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास एक प्रॉपर सिस्टमेटिक नेम आ जाएगा, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। समझ आ गई इसकी? Yes, sir. ओके, वेरी Sir. गुड। अच्छा जी, मज़ीद आगे कहते हैं कि इफ़ 2 और मोर सिमिलर अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट देन यूज़ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4। कहते हैं कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर अल्काइल ग्रुप जो है ये एक ही लॉन्गेस्ट चेन में अटैच हो, तो ऐसे में फिर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर 2 सिमिलर ग्रुप अटैच हो तो उसके लिए आप डाई लिखेंगे, अगर 3 अटैच हो तो उसके लिए आप ट्राई लिखेंगे, अगर 4 अटैच हो तो उसके लिए आप टेट्रा लिखेंगे। When 2 alkyl group are present on the same carbon of the longest chain, select then the locator number is called twist। कहते हैं कि अगर 2 अल्काइल ग्रुप आपके पास जो है सेम कार्बन पर जो है वो अटैच हो, तो फिर आपने उसको क्या करना है, 2 दफ़ा मेंशन करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास एक 5 कार्बन पर मुश्तमिल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो मिसाल के तौर पर कार्बन नंबर 2 पर आपके पास जो है क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप जो है अटैच है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप 2 2 फिर क्या है, 2 2 डाई डाई मिथाइल, और फिर आपके पास क्या आएगा, डाई मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से ये आपका प्रॉपर नेम हो जाएगा, सही है। इसकी समझ आ गई आपको? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अगला रूल क्या है, अगले अगले रूल में कहते हैं कि इफ़ देयर आर 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ देन सेलेक्ट दैट चेन हैविंग मोर सब्स्टिट्यूएंट। कहते हैं कि अगर आपके पास 2 चेन मौजूद हो और दोनों जो है इक्वल लेंथ के हो, दोनों में 5 कार्बन जो है वो मौजूद हो, तो आपने फिर उस चेन को सेलेक्ट करना होगा जिसके साथ ज़्यादा ब्रांचिंग Sir. बनी हो, ज़्यादा ब्रांच उसके साथ अटैच हुए हो। जी, कोई क्वेश्चन है? हेलो। अच्छा जी, कहते हैं, No, sir. नहीं अच्छा जी, sir, नहीं। सही है। सो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर उस चेन को सेलेक्ट करना होगा जिसके साथ ज़्यादा ब्रांचेस जो है अटैच हुए हो, सही है। फिर आगे कहते हैं कि इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट 8 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा चेन आ जाए, ठीक है, एक ऐसा चेन आपके पास आ जाए, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों जो है एक दूसरे से बराबर फासले में मौजूद हो, मतलब ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, मिसाल के तौर पर 6
तक है, ठीक है, और ये 5 हो गया। सो कार्बन नंबर 2 पर भी यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, कार्बन नंबर 5 पर भी मिथाइल ग्रुप क्या है, अटैच है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान 2 डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब सेम डिस्टेंस पर है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में फिर आप दूसरे ब्रांच को देखेंगे कि वो 5 के साथ करीब है या 2 के साथ करीब है। अगर 5 के साथ मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है अटैच हो, मिसाल के तौर पर 4 के साथ करीब हो, ठीक है, 4 कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग देंगे, ठीक है, यहाँ से आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और फिर 6। तो यहाँ से आप नंबरिंग देंगे। अगर मिथाइल ग्रुप आपके पास कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर अटैच हुआ हो तो फिर आप राइट साइड से क्या करेंगे, राइट साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सही है, इसकी समझ आ राइट गई? सर। जी 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 सर। वेरी गुड। जी सर। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोग थोड़ी सी इस पर कोशिश करें, प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी इसको गौर से सुने। जी सर, ये नंबर्स, प्रैक्टिस है सर, हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, numbers are separated from each other by commas. The numbers are separated from the word by hyphen. सिंपल अल्फाज है, कहते हैं कि अगर नंबर्स है, ठीक है, तो दो नंबर्स को जब हम एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, तो इन दो नंबर्स को हम कॉमास के ज़रिए सेपरेट करेंगे, मतलब इनके दरमियान कॉमास आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक नंबर हो और एक डिजिट हो, जैसे कि डाई हो गया, तो इनके दरमियान हम क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, ठीक है, समझ जी आ गया? सर। जी सर। ओके, वेरी गुड। सोने दे उसको, मैं सुबह दे दूंगी आपको, ठीक है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन थे, इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली करते हैं या नहीं, समझ आ गई आपको? जी सर। समझ सर में ये आ प्लीज गई? दोबारा बताइएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यस सर। अच्छा जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म की वो किस्म है जहाँ पर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की आइसोमेरिज्म के हवाले से भी कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म ये वो फिनोमिना होता है जिसमें हमारे साथ केमिकल कंपाउंड, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट हुई होती है तो वो क्या होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसका जो फार्मूला है वो सेम होता है। तो ऐसी केमिकल्स कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी तरह से इसके हमारे साथ दो मेन टाइप्स है, एक में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ आइसोमेरिज्म की वो किस्म है जिसमें हमारे साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट हुई होती है तो वो क्या होती है, डिफरेंट हुई होती हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है, और इस फिनोमिना को हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि ये हमारे साथ 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें इसमें अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पर हमारे साथ कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर को आप नीचे देखें तो कार्बन नंबर 2 पर ये ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अटैच हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो चुका है। सो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से जो है ये हमारे साथ स्ट्रक्चर क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आता है। लेकिन अगर इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी सेम है, कार्बन की कंसंट्रेशन भी सेम है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कंसंट्रेशन तादाद जो है वो भी क्या है, सेम है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसकी एटम की अरेंजमेंट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर इसके दूसरे टाइप को हम देखें जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये हमारे साथ आइसोमेरिज्म की वो किस्म है जिसमें हमारे साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन इसमें
जो एटम्स की अरेंजमेंट हुई होती है तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, ठीक है। स्पेशल से मुराद ये है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी अरेंजमेंट जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि अगर इस पहले डायग्राम को देखें तो इसमें आपको ऊपर जो है ये आपको दोनों जो अल्काइल ग्रुप है ये ऊपर नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप इस दूसरे डायग्राम को देखें तो इसमें एक अल्काइल ग्रुप आपके पास ऊपर है और दूसरा अल्काइल ग्रुप आपके पास नीचे है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसब्यूटीन कहते हैं, ठीक है। मतलब दो इसमें हमारे साथ क्या है, दो इसमें हमारे साथ अटैच हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ आ गई इसकी? सर ये जो सिस और ट्रांस लिखा हुआ है इसको हाँ थोड़ा बताइएगा। सिस, अच्छा जी, सिस का मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ जो सर ये अल्काइल सिस और ग्रुप ट्रांस होते हैं में ये क्या दोनों फर्क है? एक ही साइड पर होते हैं, तो इस वजह से इसको सिस कहते हैं, ठीक है। जबकि ट्रांस का मतलब, ट्रांस मीन डिफरेंट, तो जो अल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं। ये वाला अल्काइल ग्रुप ऊपर है जबकि ये वाला अल्काइल ग्रुप नीचे है, तो इस वजह से इसको ट्रांसब्यूटीन कहते हैं, ठीक है। सर जो आपने डेफिनेशन आइसोमरिज्म की बताई है और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की दोनों की सेम ही मतलब बताई है, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। देखिए आइसोमेरिज्म, असल में जो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, इसका जो आम डिफिनीशन है, जो जनरल डिफिनीशन है वो यही है कि ये हमारे साथ वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्ट्रक्चर, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में जो एटम्स की अरेंजमेंट हुई होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम नज़र आएगा, लेकिन इसकी जो डिफरेंस है ये आपको सिर्फ उनके स्ट्रक्चर में नज़र आएगा, तो इस वजह से इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन बिल्कुल आपने कहा कि सेम है, तो बिल्कुल सेम ही है, कंसेप्ट जो है वो सेम ही है, लेकिन जो असल चीज़ है वो आपके पास टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मेन तौर पर स्ट्रक्चर की बात होती है कि इसमें जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम होगा। सही है? जी सर। ओके अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी से क्या मुराद है? मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी से मुराद ये है कि ये वो मॉलिक्यूल है जो कि ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और इसका जो है ह्यूमन बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, और बहुत ही सर्वाइवल फंक्शन जो है ये प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इसको कहते हैं। So macromolecule in the human body are large complex molecule essential for various biological function is called macromolecules. The four main type are प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जिसमें आपके पास डीएनए और आरएनए आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। हमारे साथ जो 4 मेन मैक्रोमोलिक्यूल्स है तो इसमें एक आपके पास प्रोटीन आता है, ठीक है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी मेन टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, तो आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल के जो मेन टाइप है वो 4 है, जिसमें एक आपके पास प्रोटीन है, एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दोनों आते हैं, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है और एक आपके पास क्या है, लिपिड है। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। These macromolecules play crucial role in the processes such as cell structure, energy storage and genetic information.
अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। जैसे कि सेल का जो स्ट्रक्चर है इसकी बनावट में जो है इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और इसी अमाइनो एसिड के बेस पर हमारे बॉडी की क्या होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पर रिपेयरिंग होती है, स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे बॉडी को क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और इसी तरह से वो जो एक्स्ट्रा हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है, हमारे लिवर में स्टोर होता है, हमारे मसल्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये एज अ एनर्जी स्टोरेज के तौर पर रोल प्ले करती है। इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें आपका डीएनए आरएनए आता है, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे जो खसूसियात होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें जो खसूसियात मिले हैं इसी तरह से हमसे फिर हमारे बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये 4 मेन किस्म हैं हमारे साथ मैक्रोमोलिक्यूल के, जो कि ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बगैर ह्यूमन बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सो आपकी जो बाकी केमिस्ट्री है, तो इस बाकी केमिस्ट्री में हम इन्हीं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है एंजाइमोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे ये एंजाइम हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में इसकी ब्रेक डाउन से एनर्जी की प्रोडक्शन कैसी होती है, एनर्जी का यूज़ जो है हमारी बॉडी कैसा करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपका जो सबसे मुश्किल यूनिट था वो यूनिट नंबर 2 था, जो कि आज हमने मुकम्मल कर लिया है। सो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर हमें मतलब क्लास ने पढ़ाया थे ना ये स्टीरियो आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इनकी तो आगे इतनी टाइप्स थी वो भी इन्होंने सारी पढ़ाई थी, तो वो मतलब नहीं करने की जरूरत। देखिए टाइप्स तो इसके बहुत सारे हैं। मैंने आपको स्टार्ट में ही ये बताया था कि अगर मैं आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाने में मुझे कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को वो तमाम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिसके 100% चांसेस है कि वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और इसी वजह से मैं जी सर। कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा उस पर जोर देता हूँ आपको समझाने में, ठीक है। अगर वो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूँ तो उससे फिर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन, आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। यस सर। नहीं मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब मुझे पता है आपको एक्सपीरियंस